अब जरूरत ये थी कि दोनों कंपनियों के मोर्चों के सामने रुकावटें खड़ी की जाएं, जिनमें बारूदी सुरंगें सरे फहरिस्त थी, मगर दुश्मन का फायर बारूदी सुरंगें बिछाने नहीं दे रहा था। इसी किस्म की दूसरी अगली पोजीशन डोगरई से 2 मील शुमाल में भसीन से आगे थी, जहां बलोच रेजिमेंट और एक और पंजाब रेजिमेंट की कंपनियां मोर्चाबंद थी। डोगरई और भसीन की इन अगली पोजीशनों के दरमियानी इलाके में खला था, जिसे दोनों तरफ की पेट्रोल पार्टियां पुर कर रही थीं। ये काम सहल न था। दुश्मन के मुंह के सामने गश्त करना मौत के मुंह में घूमने फिरने वाली बात थी। दुश्मन उस वक्त जो बेशुमार जानी नुकसान उठा चुका था, उससे उसकी कमर टूट गई थी, मगर वो ये हकीकत तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि उसकी यलगार नाकाम हो चुकी है और अब लाहौर पर कब्जा महज कागजी मंसूबा रह गया है। ए और बी कंपनी का ब्रिज हेड इस हकीकत का सबूत था। दुश्मन ने अब इस ब्रिज हेड यानी 16 पंजाब रेजिमेंट की अगली पोजीशनों को उखाड़ने के लिए ताजा दम दस्ते आगे कर लिए और तोपखाने का बेदरीग इस्तेमाल शुरू कर दिया। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात डोगरई के अगले मोर्चों के लिए भयानक रात थी। उसी रोज मेजर मुबारक अली शहीद ने दुश्मन पर दयाल के करीब जो कारी जरब लगाई थी, उससे दुश्मन सरहद से बाहर जा पड़ा था। अब दुश्मन जवाबी वार करना चाहता था। जंगी उसूलों के मुताबिक दुश्मन को जवाबी वार करना चाहिए था। वो लाहौर पर कब्जा करने आया था। उसके जर्नैल ऐसे गए गुजरे भी नहीं थे कि 1-2 मार्कों में शिकस्त खाकर वापस चले जाते। बरकी महाज पर पाक फौज के दिफाई दस्ते BRB तक पीछे हट आए थे। ये एक दिफाई चाल थी जिसे दुश्मन अपनी कामयाबी समझ बैठा। इस खुशफहमी के पेश नजर उसने अमृतसर से अपना रिजर्व डिवीजन नंबर 23 माउंटेन वाहगा अटारी सेक्टर में बुला लिया। उसका ख्याल था कि एक और डिवीजन का दबाव डालने से लाहौर का दिफा टूट फूट जाएगा। ये अलग दास्तान है कि बरकी के मुतालिक खुशफहमी में मुब्तला होकर दुश्मन ने पाक आर्टिलरी के हाथों किस कदर नुकसान उठाया था। 10 और 11 सितंबर की रात दुश्मन ने डोगरई के अगले मोर्चों पर इस कदर गोलाबारी शुरू कर दी कि इलाके का 1 इंच भी महफूज नहीं था। 2-2, 4-4 आदमी अलग अलग मोर्चों में थे। कंपनी कमांडर अपने अपने मोर्चे में थे और कर्नल गोलवाला खासा पीछे बटालियन हेडक्वार्टर के मोर्चे में था। गोलाबारी अफसरों को इतनी भी मोहलत नहीं दे रही थी कि वो बाहर निकलकर जवानों को देख सकते। फील्ड टेलीफोन के तार कट गए थे। वायरलेस का राब्ता कायम था। किसी को यकीन नहीं था कि उसके साथी जिंदा हैं। गोलों से कोई जख्मी या शहीद न होता, मगर इस कदर तेज और मुसलसल धमाकों से दिमाग की नसों का फट जाना लाजमी था। कर्नल गोलवाला थोड़ी थोड़ी देर बाद वायरलेस पर कंपनी कमांडरों से रिपोर्ट लेते थे। उन्हें एक ही जवाब मिलता था कि सब ठीक है, लेकिन वो इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते थे। ज्यादातर गोलाबारी एक कंपनी के मोर्चों पर थी। तमाम रात बटालियन और कंपनियों के दरमियान यही मुकालमा चलता रहा। हेलो, क्या हाल है? ओवर। हेलो, ठीक है। ओवर। लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि सब ठीक है। रात कभी खत्म न होने वाला धमाका बनी हुई थी और लोहे और पत्थरों के रेजों की जन्नाटेदार बारिश बरस रही थी। सूबेदार चनार गुल और सूबेदार हकीम खान शहीद ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बारी बारी बुलंद आवाज से कहा, जवानों, ये जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटे हैं, सुबह तक गुजर जाएंगे। जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटों की तशरीह ये है कि ये रेजिमेंट किसी वक्त जनरल अतीकुर रहमान के डिवीजन में हुआ करती थी। जनरल साहब अपनी यूनिटों को अक्सर कहा करते थे कि अगर तुम जंग के पहले 24 घंटे पोजीशन में डटे रहो और दुश्मन का अताब सह लो तो फिर जंग का सारा अरसा तुम्हारे पांव कोई नहीं उखाड़ सकता। सूबेदार चनार गुल और सूबेदार हकीम खान शहीद ने उस रात अपने जवानों को याद दिलाया कि ये जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटे हैं। डटे रहो, ये कठिन घड़ियां सुबह गुजर जाएंगी। सुबह तुलू हुई तो गोलाबारी थमी। कंपनी कमांडरों ने देखा कि किसी जवान को खराश तक नहीं आई थी। गोले कहां कहां नहीं फटे थे। तमाम इलाके में स्याह और सलेटी रंग के गड्ढे नजर आते थे। जमीन चीचक ज़दा चेहरे की तरह हो गई थी। रात भर की गोलाबारी का गर्दो गुबार माहौल पर छाया हुआ था। घास की एक पत्ती भी सलामत नहीं रही थी, लेकिन जवान जिंदा व सलामत थे। कर्नल गोलवाला ने रात बड़ी बेचैनी से गुजारी थी। वो इस तवक्को पर मोर्चों को देखने गए कि वहां लाशें नजर आएंगी, लेकिन हर जवान ठीक था और में उंगलियां फेर रहा था। सवाल पैदा होता है कि वो कौन सा जज्बा था जिसके ज़ेरे असर जवानों के आसाब ऐसी कयामत की गोलाबारी से महफूज रहे। एक सिपाही के जवाब से सारा करिश्मा वाज़े हो जाता है। उसे उसके एक अफसर ने पूछा, रात किस हाल में गुजारी? सो तो न सके होगे। सिपाही ने जवाब दिया, साहब, हम जानते हैं कि सारी कौम जाग रही है। 2 मोर्चे देखे जो बिल्कुल टूट फूट कर मिट्टी से भर गए थे। कर्नल गोलवाला ने मेजर अमीर अफजल से कहा कि इसमें जवान दबकर शहीद हो चुके हैं और आप कहते हैं कि सब ठीक है। इनमें से एक मोर्चा हवालदार मोहम्मद अफजल और दूसरा नायक मोहम्मद सिद्दीक की पार्टी का था। कर्नल साहब ने कहा कि सब ठीक है वाली रिपोर्ट गलत थी। मोर्चों से मिट्टी निकालो और शहीदों की लाशें निकालो। लेकिन कर्नल साहब को बताया गया कि ये मोर्चे रात को खाली थे। लांस हवालदार मोहम्मद अफजल और नायक मोहम्मद सिद्दीक और उनके जवान रात पेट्रोल ड्यूटी पर
گئے ہوئے تھے۔ وہ رات بھر دشمن اور اپنے مورچوں کے درمیانی علاقے میں رہے۔ اس گولہ باری سے دشمن نے یہ فائدہ اٹھایا کہ رات کے وقت وہ پھر سرحد کے اندر آ گیا۔ کرنل تجمل حسین ملک کی زیر کمان بلوچ رجمنٹ کی کمپنیاں ڈوگرئی کے جنوب کی طرف پوزیشن میں تھیں۔ برج ہیڈ کے دائیں پہلو کی حفاظت ان کمپنیوں کے ذمے تھی۔ انہوں نے دشمن کی ایک پلٹن کو رات کو گولہ باری کی آڑ میں اس طرف پیش قدمی کرتے دیکھا تو ان کمپنیوں نے اپر باری دوآب نہر کی سمت سے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ رات کا حملہ تھا اور یہ بلوچ رجمنٹ کا پرخطر فیصلہ تھا، کیونکہ کرنل تجمل حسین ملک کو دشمن کی نفری کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن یہ تاریخی فیصلے دشمن کی اور اپنی نفری کو دیکھ کر نہیں کیے جا رہے تھے۔ ان جانبازوں کو یہ احساس پاگل کیے جا رہا تھا کہ پیٹھ پیچھے لاہور ہے اور وہ لاہور کی دہلیز پر لڑ رہے ہیں۔ ذرا سی کوتاہی ہوئی تو تاریخ اسلام سیاہ دھبے سے بدنما ہو جائے گی۔ سوچنے اور سنبھلنے کا وقت نہیں تھا۔ بلوچ رجمنٹ کی ان کمپنیوں نے اپنے کمانڈر کی امیدوں کو پامال نہیں ہونے دیا اور دشمن کو سرحد سے باہر نکال دیا۔ جو بھارتی سورمے سرحد کے اندر رہے وہ مرے ہوئے تھے یا تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، یا وہ تھے جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس حملے کا کامیاب ترین پہلو یہ ہے کہ دشمن کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس پر حملہ کس طرف سے ہوا ہے۔ وہ سمجھتا رہا کہ یہ ڈوگرئی کے مورچوں والی 16 پنجاب رجمنٹ کی کمپنیاں تھیں، چنانچہ اس نے اپنے فلینک کا ستیاناس بلوچ رجمنٹ سے کروا کے توجہ 16 پنجاب رجمنٹ پر مرکوز کر لی۔ صبح کے وقت بلوچ رجمنٹ کی کمپنیاں دشمن کو سرحد سے نکال کر اپنی اصلی پوزیشن میں واپس آ گئیں۔ 11 ستمبر کی صبح دشمن نے رات کی طرح شدید اور تیز گولہ باری شروع کر دی۔ اس صبح پاکستان کا مستقبل باریک سے تار پر چل رہا تھا۔ برکی پر دشمن کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ دشمن کے آگے بڑھ آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں دشمن کا بختر بند دباؤ تازہ دم کمک کے زور پر بڑھ رہا تھا۔ واہگہ اٹاری سیکٹر میں اپنے پٹے ہوئے ڈویژنوں میں جان ڈالنے اور 6 ستمبر کی صبح والی کامیابی کو دوبارہ حاصل کرنے اور BRB پار کرنے کے لیے دشمن انڈین ایئر فورس کے لڑاکا بمبار طیاروں کے اسکواڈرن جو 12 سے 16 طیاروں پر مشتمل تھے ان کی قوت سے غول در غول ہوائی حملے کر رہا تھا۔ یہ طیارے راوی سائفن سے ڈوگرئی تک کے علاقے کو بمبوں، راکٹوں اور مشین گنوں کی زد میں لیے ہوئے تھے۔ 16 پنجاب رجمنٹ کے اگلے مورچے خاص طور پر دشمن کے توپ خانے اور طیاروں کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ زمین اور آسمان سے ان پر آگ برس رہی تھی۔ پھر بھی A اور B کمپنی مورچوں میں ثابت قدم رہی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ انہیں پیچھے آ جانا چاہیے۔ ایک روز پہلے دیال کی شدید جھڑپ میں ایک کمپنی کا سپاہی عبدالقدوس شہید لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ جھڑپ انتہائی خونریز تھی۔ اپنے چند جوان دشمن میں گھر گئے تھے۔ انہیں گھیرے سے نکالنے میں بہت دقت کا سامنا ہوا۔ جوان اپنے ساتھیوں کو دشمن کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اگر ان کی جگہ بھارتی ہوتے تو کبھی کے پسپا ہو چکے ہوتے، لیکن یہ پاکستانی تھے جو زندہ ساتھیوں کو گھیرے سے نکالنے کے لیے ہی نہیں، لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا لانے کے لیے بھی لڑ رہے تھے۔ آخر وہ زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا لائے، لیکن سپاہی عبدالقدوس نہ مل سکا۔ وہ دشمن کے ہاتھ قید ہونے والا نہیں تھا۔ یہ تو پاک فوج کے سپاہی کا خصوصی وصف ہے کہ وہ قید ہو جانے پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر عبدالقدوس شہید ہو جاتا تو اس کی لاش مل جاتی، وہ بھی نہ ملی تو B ایچلان کو اطلاع دے دی گئی کہ سپاہی عبدالقدوس کو تلاش کریں۔ 11 ستمبر دوپہر کے وقت وہ خود ہی کمپنی کے اگلے مورچوں میں پہنچ گیا۔ اس نے صوبیدار چنار گل کو بتایا کہ وہ کل کی جھڑپ میں کمپنی سے بچھڑ گیا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی کمپنی کے مورچوں کے متعلق پوچھتا یہاں تک پہنچا ہے۔ صوبیدار چنار گل کو بجا طور پر غصہ آ گیا کہ یہ سپاہی دوسری پلٹنوں سے اپنی پلٹن کے متعلق پوچھتا رہا ہوگا۔ دوسری پلٹنوں کے لوگ 16 پنجاب ریجمنٹ کے متعلق یہی کہتے ہوں گے کہ اس کے سپاہی میدان جنگ میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ چنانچہ صوبیدار چنار گل اسے کمپنی کمانڈر میجر امیر افضل خان کے مورچے میں لے گیا اور کہا کہ ایسے سپاہی کو سزا ملنی چاہیے۔ اس وقت مورچوں پر اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں دشمن اس قدر گولہ باری کر رہا تھا کہ زمین کا کوئی چپا محفوظ نہ تھا۔ کمپنی کمانڈر نے صوبیدار چنار گل سے کہا کہ جو جوان اس گولہ باری اور طیاروں کی بمباری میں مورچوں کو ڈھونڈتا آ گیا ہے اسے پوری کہانی سن لینی چاہیے۔ چنانچہ عبدالقدوس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہ گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، صاحب اگر آپ کو یا صوبیدار صاحب کو میرے متعلق شک ہے تو ساری کمپنی میری مردانگی پر شک کرے گی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت عطا کرے تاکہ کمپنی کے جوان یہ نہ کہہ سکیں کہ قدوس بزدل تھا، وہ اپنی صفائی میں اور کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھا۔ آخر کمپنی کمانڈر کے اصرار پر اس نے ساری بات سنا دی۔ اس نے بتایا کہ لکھن کے گاؤں کے قریب دشمن کا فائر بہت زیادہ آ رہا تھا۔ میں پوزیشن بدل بدل کر مقابلہ کر رہا تھا۔ میں نے کئی بار پوزیشن بدلی اور لڑتا رہا۔ دشمن پیچھے ہٹ گیا لیکن میں اس قدر مگن رہا کہ مجھے کمپنی کی کوئی خبر نہ رہی۔ دشمن دور سے فائر کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کمپنی کے کسی جوان کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ شام ہونے لگی۔
मैं एक मकान में चला गया। सारी रात अपना और दुश्मन का फायर होता रहा। मैंने इस फायर से अंदाजा लगाया कि अपनी कंपनी का कोई जवान मुझसे आगे नहीं है। हकीकत भी यही थी कि अब्दुल कुद्दूस जोशो खरोश में कंपनी से बहुत आगे निकल गया था। उसने कंपनी कमांडर को बताया कि पौ फटते ही मैं उस मकान से निकला और छुपता छुपाता BRB के किनारे पहुंच गया। मैं एक झाड़ी में छुप गया। दूसरी यूनिटों के जवान नजर आए, लेकिन मैंने उनसे अपनी कंपनी के मुतालिक पूछना इसलिए मुनासिब न समझा कि पलटन के नाम पर हर्फ आएगा। मैंने अपनी बटालियन की एक गाड़ी नहर के किनारे किनारे डोगरई की तरफ जाती देखी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। मैं समझ गया कि ये गाड़ी मेरी कंपनी के अगले मोर्चों में सप्लाई ले जा रही है। मैं गाड़ी को देखता रहा और उसी राह पर चल पड़ा और आखिर आपके पास पहुंच गया। ये सिपाही कमजोर दिल होता तो पीछे B एचलॉन में चला जाता, लेकिन कंपनी को छोड़कर पीछे जाना इसे गवारा नहीं था। उसने बयान दिया और उसके आंसू जारी हो गए। उसने ज़ेरे लब कहा, खुदा मुझे शहादत दे ताकि कोई ये न कह सके कि मैं बुज़दिल था। सूबेदार चनार गुल ने उसके कंधे पर हाथ रख कर प्यार से कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं गलती पर था। और अब्दुल कुद्दूस को अपनी सेक्शन में भेज दिया गया। चंद ही घंटे गुजरे होंगे कि सूबेदार चनार गुल कंपनी कमांडर के पास गया और उसे इत्तला दी कि खुदा ने सिपाही अब्दुल कुद्दूस की दुआ कबूल कर ली है। वो लड़ता हुआ शहीद हो गया है। सूबेदार चनार गुल ने कंपनी कमांडर से कहा, साहब मुझे इजाजत दीजिए कि इस शहीद की लाश अपने कंधों पर उठाकर पीछे ले जाऊं। खुदा मुझे माफ करे, मैंने एक जाननिसार पर शक किया था। सिपाही अब्दुल कुद्दूस तहसील मरी जिला रावलपिंडी के गांव गलाड़ा का रहने वाला था। उसके चेहरे पर अभी अच्छी तरह दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। मोर्चों में एमुनिशन पहुंचाने का खतरनाक और अहम तरीन फर्ज लांस नायक मोहम्मद इनायत के सुपुर्द था। वो गोलाबारी में भी हर मोर्चे में एमुनिशन पहुंचाता रहा। इन मोर्चों में एमुनिशन का खर्च बाकी पोजीशनों की निस्बत बहुत ज्यादा था। गोलियां पानी की तरह चल रही थीं। नोगरा जिला जेहलम का रहने वाला मोहम्मद इनायत 11 सितंबर के रोज भी गोलाबारी और फजाई हमले में एमुनिशन तकसीम कर रहा था कि शहीद हो गया। वो अक्सर दरखास्त किया करता था कि उसे अगले मोर्चों में रखा जाए। वो दुश्मन से दूबदू लड़ना चाहता है। खुदा ने उसे अगले ही मोर्चों में शहादत का रुतबा अता किया। उस रोज सिपाही अली मोहम्मद, सिपाही अब्दुल मन्नान, सिपाही शाह वली खान, सिपाही साबिर हुसैन और लांस नायक मोहम्मद अफजल शदीद जख्मी हुए। दुश्मन के जमीनी और फजाई दबाव को और बरकी की बदलती सूरत हाल को देखते हुए डिवीजन कमांडर जनरल सरफराज खान ने दिफा को यकजा करके मजबूत करने का फैसला किया, जिसके तहत हिदायत दी गई कि सिर्फ भसीन को कब्जे में रखा जाए और बाकी तमाम अगले दस्ते BRB के लाहौर वाले किनारे पर आ जाएं। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात भसीन के अलावा आगे वाली तमाम कंपनियां, जिनमें 16 पंजाब रेजिमेंट की A और B कंपनी भी शामिल थी, पीछे नहर के किनारे आ गईं। उसी रात अपने तोपखाने ने बरकी के महाज को संभाल लिया और दुश्मन को खूब नुकसान पहुंचाकर पीछे हटा दिया। दूसरी दिफाई पोजीशनों ने भी मैदान जंग का तवाजुन संभाल लिया। चुनाचे जनरल सरफराज खान ने फैसला किया कि नहर से आगे छोड़ी हुई पोजीशनों को यानी डोगरई से 1.5 मील आगे फिर ब्रिज हेड कायम किया जाए। दिफाई स्ट्रेटजी के मुताबिक दिफाई दस्तों को एक जगह पाबंद करके लाना फायदेमंद नहीं होता और जवानों पर उसका नफ्सियाती असर भी अच्छा नहीं होता। दानिशमंद डिवीजन कमांडर अपने दस्तों को मुतहर्रिक रखता है। इसी उसूल के तहत जनरल सरफराज खान ने दुश्मन पर आगे बढ़ बढ़कर छोटे छोटे सेक्शनों से दुश्मन पर वार करते रहने के लिए 16 पंजाब रेजिमेंट की A और B कंपनी को हुक्म दिया कि वो वहीं जाकर छोड़े हुए मोर्चे संभाल लें। 12 सितंबर की सुबह मेजर अमीर अफजल खान की जेर कमान A कंपनी नहर से पार गई और डोगरई में गुजरकर अपने मोर्चों में जाने लगी। रात दुश्मन को मालूम हो गया था कि इन मोर्चों को कंपनियां खाली कर गई हैं। जब A कंपनी इन मोर्चों में वापस जा रही थी तो देखा कि दुश्मन के दस्ते भी इन्हीं मोर्चों में पोजीशन लेने के लिए भागे आ रहे थे। पीछे से उनकी मशीन गन ने उन्हें हिफाजती कवर फायर दे रही थी। मेजर अमीर अफजल ने अपनी कंपनी को ललकार कर कहा, जवानों, हमें दुश्मन से पहले इन मोर्चों में पहुंचना है। जवान बहुत थके हुए थे। वो 6 दिनों और 6 रातों से लड़ रहे थे। दुश्मन ने एक लम्हे के लिए भी उन्हें आराम नहीं करने दिया था। इसके बरक्स दुश्मन की नफरी ताजा दम थी। उसके अकब में बेशुमार फौज रिजर्व थी जो बारी बारी आगे आती थी। इस हालत में भी एक कंपनी के जवानों ने दुश्मन का चैलेंज कबूल कर लिया और मोर्चों में पहले पहुंचने के लिए गोलियों की बौछारों में आगे को दौड़ पड़े। ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी। बज़ाहिर किसी एक का भी मोर्चों तक जिंदा पहुंचना मुमकिन न था। दुश्मन अभी तकरीबन 400 गज दूर था।
उसके पीछे दस्ते मुतल्लिका मोर्चों पर फायर कर रहे थे, लेकिन ए कंपनी के जवान मोर्चों में जा पहुंचे। वो बुरी तरह हाँप रहे थे। दुश्मन अब इस ख्याल से बड़ा चला रहा था कि वो पाकिस्तानी जवानों को मोर्चों में संभलने का मौका नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने बढ़ते दुश्मन को राइफलों, मशीन गन्नों, स्टेन गन्नों और ग्रेनेडों की बौछारों में ले लिया। जरा सी देर में उनके सामने दुश्मन की लाशें तड़प तड़प कर ठंडी हो रही थीं। दुश्मन की कुव्वत पूरी बटालियन थी। वो 100 जवानों की थकी हुई कंपनी से मार खाकर इतनी जल्दी भागना नहीं चाहता था। उसकी पिछली कंपनियां अगली कंपनियों की लाशों पर बड़ी चली आ रही थी। 16 पंजाब रेजिमेंट की बी कंपनी को भी इसी पोजीशन में आना था। उसके मोर्चे सड़क के दाएं तरफ ए कंपनी से जरा पीछे थे। ए कंपनी सड़क के बाएं तरफ और बी कंपनी से आगे थी। जब ए कंपनी मोर्चों में पहुंचकर दुश्मन से आग और खून के खेल में उलझी हुई थी, उस वक्त बी कंपनी कैप्टन सगीर हुसैन शहीद की ज़ेरे कमान पीछे आ रही थी, लेकिन 1.5 मील पीछे थी। कैप्टन सगीर ने देखा कि ए कंपनी पूरी बटालियन से लड़ रही है, तो उन्होंने अपनी कंपनी को ऐसी हाजिर दिमागी, जची तुली चालों और सूरत हाल के तकाजों के मुताबिक इस्तेमाल किया और जवानों ने ऐसी बेखौफी का मुजाहिरा किया कि ए कंपनी को भरपूर अकबी मदद देकर दुश्मन की पूरी पलटन का ये हाल कर दिया कि उसकी बेशतर नफरी हलाक और जख्मी हुई और बाकी नफरी गैर फौजी अंदाज से पसपा हो गई। दुश्मन की लाशों का कोई शुमार न था, सामने पड़ी होने के बावजूद गिनी न जा सकती थी। दुश्मन ब्रिज हेड की इन 2 कंपनियों को पोजीशनों में जमने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। लाहौर के रास्ते में ये उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। चुनाचे अपनी इन्फेंट्री की नाकामी और तबाही को देखते हुए भारतीय कमांडरों ने बख्तरबंद हमला कर दिया, जिसके लिए उसके 16 टैंक आग उगलते आगे बढ़े। टैंकों के सामने 2 इन्फेंट्री कंपनियों का ठहरना मुमकिन नहीं था, न उनका जिंदा रहना मुमकिन था। इन कंपनियों के खत्म हो जाने की सूरत में दुश्मन एक बार फिर डोगरई पर काबिज हो सकता था। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।